Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Advice. Today I will discuss the most important questions essential of contract. Essential of contract means उसकी सबसे पहले जो एक चीज को जो इंग्रेडिएंट होते हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनकी दरमियान जो बात होगी, जो इंग्रेडिएंट होंगी वो फुलफिल होने चाहिए। जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं ना, हमें उसका मकसद पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल्स उसके पढ़ेंगे। और तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं, पर तमाम एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसकी मेन रीजन क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, लेकिन मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट जो से रिटन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और वो लीगली तौर पर इन्फोर्सेबल हो जाते हैं। लेकिन एग्रीमेंट में जब दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती, तब तक नहीं बनती है जब कह ले कि जब उस एग्रीमेंट की वायलेशन हो और कोर्ट उस चीज को इन्फोर्स करवा दी, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनती है। तो तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, पर तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर है। So let's start this topic. Today I will discuss the most important question essentials of the contract. Firstly है introductions. Law of the Contract 1872 provide the rule for commercial transactions. ये हमें rules असूल बताता है जो commercial transaction, जो तजारत के मामलात होते हैं। It's very important branch है mercantile law की। A contract is legally enforceable agreement between party. ये legally enforceable है किन के दरमियान है? Parties के दरमियान है। इट्स असेंशियल एलिमेंट इंक्लूड, इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है? ऑफर हो, पेशकश की जाए, पहले एक पार्टी पेशकश करे, दूसरी पार्टी उसकी एक्सेप्टेंस करे, जो कंसिडरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी जाए वो मनी हो, वैल्यूएबल थिंग्स हो। ठीक है, इंटेंशन हो दोनों पार्टीज की कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं या एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, तो उन दोनों का मकसद हो। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी सबसे इंग्रेडिएंट है, माइनर नहीं हो सकता। ठीक है, अनसोन माइंड, ड्रंकन पर्सन, ल्यूनेटिक पर्सन, एलियन एनिमीज नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, कोई जबर, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पार्टी का होना चाहिए। ठीक है, एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मकसद क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का? उस चीज को हम जब भी किसी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, हमारा मकसद होता है एक चीज को लीगलाइज करने का। ठीक है, तो वो एक मकसद होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बिना मकसद के ही उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाना। ठीक है, तो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट और पर्पस होना चाहिए। विदाउट दिस एलिमेंट, इन एलिमेंट के बगैर एन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड इन द आई ऑफ लॉ, एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं होगा लॉ की नजर में। दीज एसेंशियल इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट इज फेयर, लीगल एंड बाइंडिंग। ये तमाम एलिमेंट्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक फेयर होगा, लीगली बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर, और एक अच्छे तरीके से रेगुलेट करेगा रिलेशनशिप दोनों पार्टीज के। नेक्स्ट हमारा है रेलिवेंट प्रोविजन। सेक्शन 2H10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि यही जो एसेंशियल मैंने बैक पे बताए, यही एसेंशियल इसमें होंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्रॉस रेफरेंसेस का 11, 14 एंड 70 और 23 में है, और सेक्शन 70 में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1900 में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में रजिस्टर होना अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में इस चीज को रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि इन्फोर्सिबिलिटी में हमें कोई भी मुश्किलात का, कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। इंटरप्रिटेशंस है इसकी। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है दो पार्टीज के दरमियान जो दोनों पार्टीज की राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन कर देता है, दैट आर इन्फोर्सेबल, या ये इन्फोर्सेबल होता है या रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ भी होता है, तो उस चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, लीगली तौर पर वो रिकॉग्नाइज्ड है। डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करती है, क्रिएट कर देती है। कौन क्रिएट कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, तो रेलिवेंट प्रोविजन में आपको डिस्कस किया, तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ,
ठीक है, जो एग्रीमेंट होगा अगर वो लॉ की तरफ से इन्फोर्स हो जाएगा तो उस चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेसिस ऑन वैलिडिटी। लीगल स्टेटस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इस वर्ड से ही आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो जिसमें तमाम असेंशियल एलिमेंट होंगे वो वैलिड होगा। वाइडेबल कौन सा होगा? वाइडेबल भी पहले वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वैलिड बट कैन बी कैंसिल बाय वन पार्टी ड्यू टू द लैक ऑफ फ्री कंसेंट। एक पार्टी की तरफ से उसकी फ्री कंसेंट नहीं होती, कोई दूसरी पार्टी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको लेकर आती है। तो अगर वन पार्टी वन साइडेड बाइस्ड होकर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब एक पार्टी राजी नहीं होगी तो वो बाद में उस चीज को डिक्लेयर करती है कि आई एम नॉट फ्री कॉन्सेंटली एंटर इनटू द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो पार्टी कैंसिल कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता ही नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग से, एट द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट से। जैसे कि कोई स्मगलिंग के, ड्रग्स के, ठीक है, ऐसी चीजें जो लॉ में ही एक इनवैलिड है, एक लॉ में ही वाइड है, तो वो वाइड एग्रीमेंट ही तस्वुर किए जाएंगे। उसके बाद है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस जो आप रिटर्न में, इन राइटिंग में, पेज पे, पेपर पे, किसी चीज पे रजिस्टर्ड, जिस तरह मैंने पीछे बात की रजिस्ट्रेशन एक्ट 9, आप उसको रिटर्न में लिखवा लेते हैं तो एक्सप्रेस हो जाता है स्पोकन और राइटिंग में। इम्प्लाइड कि जैसे पार्टी बात कर रही हो, आपने मुझे ये चीज देनी है, मैं आपको ये दूंगा। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत के, उनके कंडक्ट से, उस पार्टी के कंडक्ट और एक्शन से अंदाजा लगा लेना कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो उधर जाकर हम अगर हम कुछ कह लें कि मेन्यू चेक करते हैं एंड देन हम कहते हैं कि हमें ये आइटम चाहिए, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि पार्टीज की एक्शन से, उसकी कंडक्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गया है। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ, तो कह लो कि पार्टीज की क्रिएशन नहीं होती, लेकिन लॉ और कोर्ट उस चीज को इन्फोर्स करवाती है। मैं इसको एक एग्जाम्पल में बताऊंगी। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होते बट लॉ की तरफ से क्रिएट होते हैं, क्योंकि एक पार्टी ऐसा बेनिफिट ले रही है कि जिसका वो हकदार ही नहीं है, तो उस बेनिफिट को, उस अनजस्ट बेनिफिट को लॉ कोर्ट उस चीज को रोकती है, स्टॉप करती है। जैसे ए ने पे कर दिया बी का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिस्टेक से, अब बी जो उनसा है वो एक अनजस्ट बेनिफिट ले रहा है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाय मिस्टेक से किसी और ने कर दिया, तो अब बी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है। बेसिकली इसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन एक के एक्शन की वजह से जो उसको लॉस हुआ उस चीज को फुलफिल करने के लिए तो कोर्ट इस चीज को इन्फोर्स करवा देती है, जिसे हम कुजाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये एक टॉपिक भी है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस। अब जब एक दो पार्टीज होती हैं तो एक पार्टी कुछ परफॉर्म कर देती है और दूसरी पार्टी नहीं परफॉर्म करती, उसके ऊपर डिस्कस करते हुए दो तरह की कॉन्ट्रैक्ट बने, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, अपने राइट फुलफिल कर दिए। जैसे कि ए ने डिलीवर करनी थी कुछ गुड्स और बी ने उस चीज की पेमेंट कर दी, तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कि एक या दोनों पार्टी ही ऐसा हो कि मैं आपको 10 तारीख को ये रकम दूंगा और बी कहे मैं आपको 20 तारीख को ये चीज डिलीवर करूंगा, तो दोनों पार्टी यहाँ क्या करती हैं, अपनी ऑब्लिगेशन फ्यूचर टाइम के लिए छोड़ देती हैं, अभी उनकी परफॉर्मेंस स्टिल डिले होती है, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेस्ड ऑन पार्टी। अब पार्टी के ऊपर बेस करते, एक होता है यूनिलेटरल, एक तरफ से ही एक पार्टी की तरफ से फुलफिल हो जाती है ऑब्लिगेशन, और दूसरी पार्टी जो है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी है प्रॉमिस करती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि दोनों पार्टी कहती है हम भाई ये कर लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसको थोड़ी देर बाद डिले कर देते हैं, इनकी परफॉर्मेंस हम कुछ टाइम पीरियड के बाद करेंगे। ठीक है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ए का पर्स, कोई डॉग, कोई भी एक ऑब्जेक्ट
लॉस्ट हो जाता है एंड वो कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा क्राउड में खड़े होके। एंड देन कोई उसका बैग या डॉग ढूंढ देता है, उसकी फाइंड आउट कर लेता है। जब वो उसके पास आता है कि मैंने आपकी ये चीज ढूंढी है, तो वो उसको 10,000 दे देता है कि एक ही अपनी एक ड्यूटी होती है, उस चीज की ऑब्लिगेशंस होती है उसके ऊपर कि उसने जो कहा उस चीज को फुलफिल करे। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है प्रपोजल। एक पार्टी जो सी है प्रपोजल भेजेगी, जिस तरह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एक पार्टी प्रपोजल भेजती है तो क्या दूसरी उस चीज को एक्सेप्टेंस करती है। ठीक है, आप पार्टीज ने प्रपोजल भेजा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक्सेप्टेंस, अब दूसरी पार्टी आएगी वो इस चीज की एक्सेप्टेंस करेंगी। ठीक है, अब जब दोनों पार्टीज ने एक्सेप्टेंस और प्रपोजल होगी, अब एग्रीमेंट होगा दो पार्टीज के दरमियान, प्रपोजल और एक्सेप्टर के दरमियान। अब वो जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न फॉर्म में दोनों पार्टी के दरमियान में हो जाएगा। अब वो जो रिटर्न फॉर्म में होगा वो एक लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि लॉ ने उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स ही ना करवाए। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट जो है लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। अब जब एग्रीमेंट हो गया, अब लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, अब जब पार्टीज ने इंटेंशन भी थी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की, अब दोनों के दरमियान एक लीगल ताल्लुक हो जाता है, नॉट सोशल रिलेशनशिप, इट्स लीगल। लॉ के हवाले से दोनों पार्टीज जो है ना उनके दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप। अब वो जो लीगल रिलेशनशिप के बाद एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। ठीक है, वो लॉ जो है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कभी वो लॉ को वायलेट ना करे, कभी पब्लिक पॉलिसीज के खिलाफ ना जाए, कभी वो अनलॉफुल तरीके से ना काम करे जैसे कि ड्रग्स वगैरह। एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी मतलब आप 18 ईयर के लाजमी हो, आपके अंदर एक लीगल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, आपके मुताबिक ही वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेशंस हो। ठीक है, ये एक कॉम्पिटेंसी हो जाती है पार्टीज की। वो जो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान होगी वो भी बहुत सेक्शन 25 में डिफाइन किया, विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो कंसिडरेशन लाजमी होनी चाहिए। कुछ इसकी एक्सेप्शन है, एक लैदा से क्वेश्चन इस सेपरेट से हम इसको डिफाइन करेंगे। फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज अपनी रजामंदी से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी। सेंटेन एंड डेफिनेट होना चाहिए, बिल्कुल एक कह ले कि लीगल टर्म से चलता जाए, कोई कंफ्यूजिंग टर्म ना हो उसके अंदर। नॉट डिक्लेयर्ड बाय, उसको डिक्लेयर ना किया जाए कि ये बाई वाइड एग्रीमेंट है, ये लॉ ने इन्फोर्स नहीं करना इस एग्रीमेंट को, तो कोई डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की। ठीक है, और वो सेंटेनिटी ऑफ द टर्म भी होनी चाहिए, जैसे कि ए एग्री टू सेल कम क्वांटिटी ऑफ राइस। ए कहता है, एक एग्री हो जाता है मैं ना बेचूंगा सम क्वांटिटी ऑफ राइस बी को। दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज द एग्जैक्ट क्वांटिटी उसमें मेंशन ही नहीं है। कुछ बेचेगा, ठीक है, मैं तुमसे लूंगा, लेकिन कैसा लूंगा, क्या किस तरह का लूंगा, कितनी क्वांटिटी लूंगा, ये नहीं बताया गया। तो वो एक सर्टेन थिंग नहीं है इसके दरमियान। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी हम एग्रीमेंट करें वो परफॉर्म कर सके। एक तो लॉ की तरफ से परफॉर्म हो सके, एक पार्टीज की भी कंपिटेंसी होनी चाहिए कि उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे हम प्रॉमिस कर ले कि बारिश आएगी तो मैं 10,000 दूंगा, अब वो एक नेचुरल थिंग है, आ भी जाए, आ भी सकती है, बट एक अननेचुरल थिंग है, मतलब नेचुरल थिंग है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर वो पॉसिबिलिटी आप परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। केस ला है गुलफाम हुसैन बिन फैज अहमद पीएलडी का 1959 लाहौर हाई कोर्ट का है। उसमें भी कहा गया कि एसेंशियल्स जितने भी हैं उन सब एसेंशियल्स का होना लाजमी है। और इसके साथ साथ एक रेलिवेंट मैक्सिम था पैक्टा सर्ट सर्वेंडा। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑनर्ड, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बाइंडिंग या मस्ट बी परफॉर्म्ड वेरी फेयरली। ठीक है, और इसमें जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसको एक फेयर तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम उस चीज को फुलफिल करें। मकसद क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का? मकसद ही यही होता है कि वो लीगल हो, मॉरल हो, ठीक है, पार्टीज की प्रेफरेंस के मुताबिक हो, ठीक है, वो वाइड ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, वो लॉफुल ना हो, वो इलीगल ऑब्जेक्ट ना हो, अनलॉफुल पर्पस ना हो उस चीज का। ठीक है, स्कोप ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है
स्कोप भी यही है कि तमाम असेंशियल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मीट करे, उस चीज़ के ऊपर अपनी कंडीशंस फुलफिल करे, ठीक है, और वो लीगली तौर पर इन्फोर्सेबल हो दोनों पार्टीज के ऊपर। प्रीक्लूडेड मार्क्स, इसमें कहा गया कि in conclusion, a valid contract in Pakistan Contract Act 1872 requires specific legal elements such as the pre-consent, lawful consideration, capacity, and a lawful object. These essentially ensure fairness, enforceability, and legal protection for all parties. The agreement is a contract which is enforceable by law. An agreement become enforceable by law which fulfill बेसिकली मकसद इसमें वही बताया है कि तमाम असेंशियल्स का होना लाजमी है। इस ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, कोई इलीगल इमोरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हम बना सकते हैं। तो बेसिकली यही मकसद है कि असेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अनइन्फोर्सेबल होगा और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जब भी करें, ऑफर एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक रिटन एग्रीमेंट लॉफुल पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। So today I will discuss all the relevant things which are prevail in these questions. Thank you so much. Okay students, Allah Hafiz.